नमस्कार विद्यार्थियों। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम एक कोर्स शुरू करने वाले हैं जो स्पोकन इंग्लिश कराएगा। और ऐसा नहीं है कि ये केवल स्पोकन इंग्लिश का ही है, इसमें ग्रामर भी है, वोकेबलरी भी है और तमाम वो चीज़ें हैं जो इंग्लिश बोलने के लिए या इंग्लिश में गहनता हासिल करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो मित्रों, आज से हमारा ये कोर्स शुरू हो गया है और इसके वीडियोस रहेंगे और वीडियोस के साथ साथ आपको नोट्स भी हम ही प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको ये भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि नोट्स कहाँ से मिलेंगे या आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी नोट्स दे चुके होंगे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यानी कि जो हम आपको पढ़ाएंगे वो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और वहाँ पर लिखा होगा कि इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। तो आप वहाँ क्लिक करेंगे तो ज़रूर आप हमारी उन पीडीएफ्स तक पहुँच जाएंगे जो इनके नोट्स हैं। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है वो टेलीग्राम चैनल बनवा लेते हैं अलग से या व्हाट्सएप चैनल बना लेते हैं, फिर कहेंगे हमारे चैनल पर आओ, सब्सक्राइब करो उसे भी, और फिर वहाँ वो नोट्स देते हैं। बड़ी झंझट होती है। मैंने उसको खुद एहसास किया है, खुद अनुभव किया है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही नोट्स दे दिए जाए। तो बिना देरी के हम कोर्स की शुरुआत करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या कोई भी जो कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आया हो आपको, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, पॉजिटिव कमेंट भी करें। और ऐसा नहीं कि आपको ये वीडियो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से जीरो से हीरो लेवल तक ले जाएंगे, ये हमारा वादा है। मैंने बहुत सारे ऐसे कोर्स देखे हैं इंग्लिश के जिन्होंने वादा तो यही किया जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन वैसा उन्होंने वास्तविकता में नहीं किया। यानी कि उनकी कहनी और करनी में अंतर निकला। और ये मैंने अच्छे यूट्यूब पर जो अच्छे नामी लोग हैं उनके भी इंग्लिश के कोर्स मैंने ज्वाइन कर देखे, लेकिन मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। जी हाँ, मैंने 90 दिनों के कोर्स भी देखे, 60 दिनों के, 75 दिनों के, 50 दिनों के, 30 दिनों के, कई लोग कहते हैं 20 दिन का कोर्स, कई लोग कहते हैं 12 घंटे का कोर्स, ऐसे भी कोर्स देखे हैं, लेकिन वो सब फेक होते हैं। वहाँ पर भी हाँ 80, 90, 100 कुछ ऐसे दिनों के कोर्स पूरे सही हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो रोज़मर्रा के समय में जो यूज किए जाते हैं वोकेबलरी या जो भी सेंटेंस यूज किए जाते हैं वो वैसे हमें वहाँ मिले ही नहीं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो मेरे पास सामग्री है, मटेरियल है, उसको आप लोगों के समक्ष पेश रखें और बहुत ही जैसा मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए इंग्लिश, मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ। क्या है कि बहुत सारे लोग इंग्लिश का पोस्टमार्टम कर देते हैं, वो वोकेबलरी अलग रख देते हैं, स्पोकन अलग रख देते हैं, ग्रामर अलग रख देते हैं, लेकिन ये सब गलत है। इंग्लिश इंग्लिश होती है, उसमें सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और हम ऐसा कोर्स लेकर आए हैं कि अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, मात्र ग्रामर ही सीखना चाहते हैं, तब भी यह कोर्स आपके लिए पूरा सही है। और आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तब भी ये कोर्स आपके लिए सूटेबल है। अगर आप डिक्शनरी चाहते हैं, वोकेबलरी शब्द चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से हमारी एक किताब है, आपको हम उसके बारे में बता देंगे। और बहुत सारी वोकेबलरी हम इसमें भी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि अलग से, ऐसा नहीं कि हम अलग से किसी किताब को सजेस्ट करेंगे वहाँ से लो हमारी वोकेबलरी, नहीं, हम जितनी वोकेबलरी को ज़रूरी मानते हैं उतनी इसमें देंगे, आपके वीडियोस में देंगे, आपसे याद भी करवाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पूरा इंग्लिश याद करवाएं, आपको समझाएंगे और सिखाएंगे। ठीक है, क्या है कि अगर हम आपको 100 जो है सेंटेंसेस यानी कि वाक्य, 100 वाक्य हम आपको याद करवा दें और फिर आपसे कहें कि आप इंग्लिश सीख गए, क्या आप इंग्लिश सीख गए? नहीं ना। फिर हम आपसे कहें कि आप 1000 वाक्य याद कर लीजिए,
फिर आप इंग्लिश सीख जाएंगे क्या? तब भी आपका जवाब होगा कि आप इंग्लिश नहीं सीखे। उसी प्रकार हम 1,00,000 वाक्य भी सीख जाएं तब भी इंग्लिश सीखना नहीं माना जाता। हम 10,00,000 वाक्य सीख जाएं इंग्लिश की, तब भी ये नहीं कहा जा सकता कि हम इंग्लिश जानते, क्योंकि रटना इंग्लिश नहीं होता है। इंग्लिश को हमें कब क्या बोलना है उसका बनाना आना चाहिए, ठीक है। और जब यही रफ्तार पकड़ लेता है बनाना हमारा जो सोचना, तो हमारी स्पोकन कंप्लीट अच्छी हो जाती है, धारा प्रवाह हो जाती है। तो मित्रों, ये पहला वीडियो था इसलिए आप लोगों को समझाना था, तो इतना समय लगा, लेकिन अब नहीं लगेगा, उसके लिए क्षमा चाहूँगा जो मैंने आपका समय लिया। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को फालतू का समय बर्बाद करवाऊँ, इसलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश हम कहाँ से शुरू करेंगे? जहाँ से हिंदी शुरू करते हैं। हिंदी शुरू कहाँ से होती है? वर्ण से। वर्ण यानी अल्फ़ाबेट्स, छोटा आ, बड़ा आ, इस प्रकार। तो वैसे ही इंग्लिश में ABCD वगैरह होती है, तो हम ABCD से शुरुआत ना करते हुए छोटा आ और बड़ा आ से शुरुआत करेंगे। ठीक इन्हीं को हम इंग्लिश में लिखेंगे। अब देखिए, अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं, वहीं हिंदी में इससे कई गुना ज़्यादा होते हैं। तो देखिए, दुगने होते हैं हिंदी से, हिंदी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो इंग्लिश से दुगने होते हैं लगभग। अब उनमें भी स्वर और व्यंजन होते हैं, ठीक इंग्लिश में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। तो हिंदी के जो स्वर हैं वो 12 होते हैं मुख्यतः। हाँ, ये री को भी स्वर बोला जाता है। तो आपको ये सब याद करने होंगे, ठीक है। अगर हम ये सब याद कराएंगे तो इसमें बहुत सारा समय लग जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सब आप खुद याद करें। जैसे छोटा आ से ए, बड़ा आ से डबल ए इत्यादि। अब चलते हैं अगले पेज पर और ये आ जाते कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन। अब व्यंजन में भी ये सब आपको याद करना होगा। और मैं एक बात और बता दूं, कई लोग सोच रहे होंगे कि इतना नीचे से क्यों सिखा रहे हैं। देखो भाई, हमारा कर्तव्य है जीरो से सिखाना। मैंने पहले कहा है, ये कोर्स जीरो से हीरो तक ले जाएगा आपको। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देगा, और ऐसा नहीं कि बीच से स्टार्ट भी करेगा। ये शुरू से स्टार्ट करेगा और जहाँ अंत होना चाहिए वहीं अंत करेगा, ठीक है। इसलिए मुझे अभी कोई पता नहीं है मेरे प्लेलिस्ट में कितने वीडियो बनेंगे। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको इंग्लिश सिखा देंगे, आपको दूसरा कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब आपको याद करना होगा, और आशा मुझे ये है कि शायद ये आपको याद होगा, ठीक है। लेकिन मेरा ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मैं वो कर रहा हूँ। तो इसे भी आप याद करिएगा। ये 12 खड़ी हैं, इनको भी याद करिएगा। एक ये रहा, इसको भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये नोट्स आपको देंगे, ठीक है। हाँ, तो ये आपने ले ली, और ये सब आपको याद करने हैं, ये मैं आपको इसी में दे दूँगा। अब देखिए, यहाँ तक 12 खड़ी हो गई, ठीक है। अब ये सर्वनाम है। आप बस मान लीजिए इसे मीनिंगों की तरह याद करिए, वोकेबलरी की तरह याद करिए, क्योंकि आपको बाद में हम समझाएंगे सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा क्या होती हैं। अभी केवल आप इनको मान लीजिए, जैसे कि आई माने मैं, यू यानी तुम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं। ऐसा नहीं कि हम आपसे फालतू में फिजूल में मेहनत करवाना चाहते हैं याद करवा कर, और मुझे लगता है इसमें कोई मेहनत की बात नहीं है, क्योंकि ये आपको होंगे याद, इतने ईजी चीज़ है। और ये रहे कर्ता और ये रहे कर्म इसी के, तो आप इनको भी याद करिएगा, पूरे हैं। अब देखिए, अंग्रेजी भाषा को अगर वर्गीकरण करें, अंग्रेजी भाषा का वर्गीकरण करें, तो ये 2 प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है लिखने में, और एक हो सकता है बोलने में, क्योंकि 2 प्रकार से इसका यूजेस होता है। जैसे लिखने में और बोलने में, इंग्लिश लिखी भी जाती है ना। तो लिखने में इसके 2 प्रकार हो सकते हैं। एक होता है कि बड़े अक्षर, छोटे अक्षर। बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर्स, और छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर्स।
अब बोलने में देखते हैं, बोलने में भी 2 या 3 प्रकार से इसका बोला जाता है। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, लेकिन इसमें एक प्रकार और मान सकते हैं हम, वो है तीसरा अर्धस्वर। स्वर में ये सारे स्वर आते हैं और व्यंजन में ये सारे व्यंजन आते हैं। अर्धस्वर में वाय आता है। वाय क्यों आता है, क्यों नहीं आता है, इस पर ज़्यादा हम बहस ना करते हुए केवल इतना कहेंगे कि ये कभी कभी स्वर बन जाता है और कभी कभी व्यंजन का उच्चारण करता है, इसलिए इसे अर्धस्वर बोला जाता है। अब अगले पेज पर चलते हैं। देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक भाषा है, वो कोई साइंस या मैथमेटिक्स नहीं है, वो एक भाषा है। और भाषा क्या होती है? भाषा एक कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन का एक पहलू होता है। तो जब हम अपने भाव किसी दूसरे को बताते हैं, समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो वो हम उनको भाषा के द्वारा ही बता सकते हैं। भाषा एक माध्यम होती है। अब मान लीजिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप इंग्लिश वैसे ही सीख रहे हैं। अगर आपको कोई भाषा ना आती होगी, मान लीजिए आपको कोई भाषा नहीं आती है, तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते, बिल्कुल नहीं सीख सकते, कभी नहीं सीख सकते। क्योंकि जिस भाषा को आप सीख रहे हैं, उस भाषा सीखने के लिए आपको कोई सिखाने वाला भी चाहिए, और वो किस भाषा में सिखा रहा है, वो माध्यम भाषा भी होती है। तो आपकी हिंदी माध्यम है। अब देखिए, यह एक वाक्य रहा, अब इसमें ये सारे शब्द रहे, ये भी एक शब्द रहा, ये भी शब्द रहा, ये भी शब्द रहा, ये भी शब्द है और ये भी है। अब देखिए, कभी कभार ऐसा लगता है कि ये 2 अलग अलग शब्द हैं, यहाँ से यहाँ ये दोनों अलग हैं, लेकिन ये दोनों एक ही है। भले ही वे कट के लगे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही साथ में हो रहा है। ठीक है। और जैसे ये शब्द है रमेश, इसको बोलते हैं हम कर्ता। बाद में समझेंगे कि कर्ता क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल आप मान लें, हम समझेंगे इसी वीडियो में, आगे चल के समझेंगे। तो ये होता है कर्ता, जो कार्य को कर रहा है या कोई क्रिया कर रहा है। ठीक है। और ये कोई चीज़ है, यानी कोई वस्तु है। मान लीजिए गीत या संगीत या सॉन्ग, इंग्लिश में कहते हैं सॉन्ग, तो वो एक वस्तु है एक अपने आप में। और एक गाता है तो ये क्रिया है, क्योंकि इसमें समय लगता है, गाने में समय लगता है ना। तो ये ऐसी जो कोई घटना होती है जिसे समय लगता है जिसमें, तो वो क्रिया होती है, सीधी सी बात। और ये अच्छी तरह है। अब ये अच्छी तरह क्या है? किसी की विशेषता बता रहा है ना। हाँ, अब देखिए, एक और देख लेते हैं। देखिए, वह अच्छा गाना गाता है, तो यहाँ देखिए, यहाँ रमेश अच्छी तरह गीत गाता है, और मैंने इसी का बात यहाँ दूसरे प्रकार से लिखा है, वह अच्छा गाना गाता है। तो अब देखिए, ये वह है, ये वह कौन है? तो आपका जवाब होगा रमेश जी, बिल्कुल, हम उसी की बात कर रहे हैं ना, तो रमेश ही होगा। लेकिन हमने उसका यहाँ नाम लिखा, यहाँ उसके नाम नहीं लिखा, हमने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जो किसी के भी साथ किया जा सकता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं नाउन, यानी संज्ञा। इसको बोलते हैं सर्वनाम, यानी प्रोनाउन। सर्वनाम वैसे शब्द होते हैं जो किसी के भी नाम के साथ किए जा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के नाम की जगह पर प्रयोग किए जा सकते हैं। और वहीं जो नाउन होता है, जो संज्ञा होता है, वो केवल उसी का होता है। अब हम कमलेश की जगह रमेश नहीं लिख सकते और रमेश की जगह कमलेश नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका अर्थ गलत हो जाता है। लेकिन हम रमेश की जगह भी वह लिख सकते हैं और कमलेश की जगह भी हम वह लिख सकते हैं, यानी कि ये सर्वनाम होते हैं, जो सभी नामों पर प्रयोग किए जा सकते हैं। और अब ये लिखा है गाना, तो ये कौन सा गाना है? ये सॉन्ग है। ठीक है, सॉन्ग है। और गाता है, तो ये तो क्रिया हो गई। अब ये अच्छा क्या है? अच्छा विशेषण है, क्योंकि ये किसी की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? गाना की। गाना अच्छा गाता है। कैसा गाना होता है वो? अच्छा गाना होता है। तो गाना की विशेषता बता रहा है। ये क्या है? कोई संज्ञा मान लीजिए। ठीक है, उसकी ये विशेषता बता रहा है।
वह अच्छा गाना गाता है तो गुड हो जाएगा अच्छा का, और गाना को हम बोलेंगे सॉन्ग। तो इस प्रकार ये विशेषण हो गया। आप देखिए शब्द को परिचित करते जाइए। अभी तो ट्रेलर है, अभी तो हम आपको जो इससे समझा रहे हैं, अभी इनको हम विस्तार से समझाएंगे, उसके बाद में फिर आप समझ जाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ भी रहा, देखिए अच्छी तरह गीत गाता है, या अच्छी तरह से गीत गाता है। तो ये अच्छी तरह भी विशेषण है, अच्छा ये भी विशेषण है, लेकिन इसको क्रिया विशेषण बोलते हैं अच्छी तरह को, क्योंकि ये गीत की विशेषता नहीं बता रहा है, ये गाने का ढंग बता रहा है कि गाना यानी कि क्रिया किस तरीके से हो रही है, अच्छी तरीके से गा रहा है ना, अच्छे तरीके से हो रही है ना क्रिया। तो इसलिए ये अच्छी तरह जो है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण है। और जो किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है, इसलिए केवल विशेषण है। तो आप लोगों ने मोटे तौर पर समझा। अब आगे चल के देखते हैं अगले पेज पर। अब देखिए, अब यहाँ प्रमुख क्रियाएं हैं, आपको ये याद करनी होंगी, आप याद करिएगा। और मुझे लगता है इसमें से बहुत सारी क्रियाएं आपको याद होंगी, जैसे कि कम माने होता है आना, स्पीक यानी बोलना, गो यानी जाना, ईट यानी खाना। अब देखिए ये ईट खाना है यानी भोजन, इसका मतलब ये नहीं है ग्रहण करने वाला खाना, ग्रहण करना वो सॉरी ये ईट का अर्थ होगा खाना, यानी कि भोजन करना, भोजन ग्रहण करना, ठीक है। और फूड होता तो फिर वो भोजन हो जाता है। क्षमा चाहूँगा, मुझे कन्फ्यूजन हो गई थी पहले। तो ये ईट है, ईट का अर्थ होता है ग्रहण करना, किसी चीज़ को खाना। और ड्रिंक का अर्थ होता है पीना, स्लीप यानी सोना, वॉक माने जागना, रन माने दौड़ना, वॉक माने चलना। इसे वॉक ही बोलते हैं, ठीक है, इसे वॉक ही बोलते हैं। ये साइलेंट एल होता है। सिट यानी बैठना, स्टैंड यानी खड़ा होना। हाँ, वही चीज़ है। डू यानी करना, टेक यानी लेना, गिव माने देना, आस्क यानी पूछना, ठीक है। और प्ले यानी खेलना, हेल्प माने मदद करना, कॉल यानी बुलाना, कोई कॉल करता है ना तो बुलाता है। ब्रिंग यानी लाना, क्लोज माने बंद करना, ओपन यानी खोलना, रीड यानी पढ़ना, राइट यानी लिखना, स्टडी माने पढ़ाई करना। देखिए रीड माने पढ़ना और स्टडी माने भी पढ़ना, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। क्योंकि रीड का अर्थ होता है, जैसे मैंने कहा कि आपने किताब रीड कर ली या कोई पत्र रीड कर लिया, यानी वो पत्र पढ़ लिया। लेकिन वहीं अगर स्टडी की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे वो बच्चा स्टडी कर रहा है, यानी कि वो पढ़ाई कर रहा है। वर्क यानी काम करना, ठीक है। आप इन सबको याद कर लेंगे मुझे लगता है। अब ये और सारी क्रियाएं रहीं, ठीक है। सेंड यानी भेजना, कहते हैं ना उसको ये मैसेज सेंड कर देना। बाई यानी खरीदना, ठीक है। सेल यानी बेचना, मीट यानी मिलना। ये सारी क्रियाएं आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ तक ये क्रियाएं रहीं, और इधर से ये महत्वपूर्ण शब्द आ गए। अब आप कहोगे यार सर इतना कुछ दे दिया, ये कैसे याद होगा? बेटा कुछ नहीं मेरे मित्र, कुछ भी नहीं है। ये तो तुम्हें तुरंत ही याद हो जाएंगे जी। वही नॉर्मल शब्द हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिंदी मीडियम वाले क्षेत्रों में भी बोले जाते हैं। जैसे यस बोलते हैं ना, यस माने हाँ, नो यानी नहीं, ओके सॉरी इसे इंडिया में ओके बोलते हैं। तो ओके यानी ठीक है, भाई यानी क्यों, बाय यानी अलविदा जब कहते हैं हम किसी को, वट यानी लेकर। तो ये सारे शब्द आप कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे हम थैंक्स बोलते हैं ना, थैंक्स कई बार थैंक यू बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं, प्लीज़ बोलते हैं, ओके बोलते हैं। तो इन सारे शब्दों को याद कर लीजिए। अब देखिए कुछ संज्ञा हैं, संज्ञा यानी कि नाउन। तो ये उनके नाउन हैं। नाउन का अर्थ ही होता है नाम, ठीक है। आप तो ऐसे मान के चलिए नाउन बराबर नेम किसी का भी,
आप सब इनको याद करिए, जैसे कि जॉब यानी नौकरी, प्रॉब्लम यानी समस्या, आंसर यानी उत्तर, क्वेश्चन यानी प्रश्न, आइडिया यानी विचार, तुम्हारा क्या आइडिया है, वैसे पूछते हैं ना, तुम्हारा क्या प्लान है यानी कि क्या योजना है। तो इसको वैसे तो प्लान बोलते हैं, लेकिन कई जगह प्लान बोलते हैं। हाँ, वो होती है, हिंदी भाषी क्षेत्रों में ऐसी दिक्कतें होती रहती हैं। कई लोग कॉलेज बोलते हैं, कई कॉलेज बोलते हैं, इस प्रकार से दिक्कतें होती रहती हैं। होप यानी आशा, डेंजर यानी खतरा, मनी यानी पैसा। आप लोग इन सबको याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं ये सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हाँ, और ये विशेषण है। अब विशेषण क्या है, आप लोग इनको रट लेंगे, जिस दिन आप लोग खुद समझ जाएंगे कि विशेषण क्या है। और अगली क्लास जो आएगी, जो भावी क्लास है, हम उसमें आपको बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से और सुंदर तरीके से बताएंगे ये सारी चीज़ें। तो आपको टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, जो जो क्रिया की विशेषता दर्शाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे स्लोली, आहा, धीरे धीरे या धीरे, ठीक है, मैंने कहा वो धीरे धीरे जा रहा था यानी जा रहा था, या मैंने कहा वो धीरे धीरे दौड़ रहा था, तो वो क्रिया है ना दौड़ना, वो धीरे धीरे हो रही थी। तो इस प्रकार इसको, और क्विकली माना होता है जल्दी जल्दी, ठीक है। तो इनको भी आप याद करिएगा, ये फिर भी काम में आएंगे आपके। अब देखिए, ये वाक्य रहा, तुम प्रतिदिन आलमपुर जाते हो, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर तुम प्रतिदिन आलमपुर जाते हो। अब ये क्या है, इसमें अलग अलग ये शब्द है, ये भी है, ये भी है, और ये भी शब्द ही है। तो क्या इन सारे शब्दों को जोड़कर वाक्य बनता है? जी हाँ, शब्दों को जोड़कर ही वाक्य बनता है। इसकी परिभाषा ही इसी प्रकार होती है कि वो सारे शब्दों का समूह जो कोई एक अर्थ व्यक्त करता हो, वो वाक्य होता है। जैसे कि तुम प्रतिदिन आलमपुर जाते हो, इसमें अलग अलग शब्द हैं, सबको जोड़ दिया तो एक वाक्य हो गया, क्योंकि उसका एक अर्थ हो गया। लेकिन ये बात हमेशा सही रहती है क्या? ये बात हमेशा सही सिद्ध होती है? तो नहीं, क्योंकि ये जानकारी अधूरी है आपको। क्योंकि शब्दों के मेल को वाक्य नहीं कहते हैं। शब्दों का स्ट्रक्चर भी सही होना चाहिए, उनका सीक्वेंस भी सही होना चाहिए, कौन सा शब्द आगे आएगा, कौन सा शब्द पीछे आएगा, ये भी होना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए मैं इन्हीं शब्दों को दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। लीजिए, अब इसको पढ़िए, प्रतिदिन जाते तुम आलमपुर हो। इसका तो कुछ अर्थ ही नहीं निकल पा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, जबकि शब्द वही है, सारे के सारे वही शब्द हैं। जैसे यहाँ इसको मैंने यहाँ लिख दिया, और प्रतिदिन को हमने यहाँ लिख दिया, आलमपुर को यहाँ लिख दिया, जाते को यहाँ लिख दिया, हो को वहाँ के वहीं लिख दिया। लेकिन वे सारे शब्द होने के बावजूद भी एक अर्थ प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर ये वाक्य कैसे हो सकते? वाक्य नहीं हो सकते, ये तो गलत है। तो इसलिए हिंदी का कौन सा रूल रहता है? पहले कर्ता, फिर कर्म, ठीक है, और फिर क्रिया, कुछ इस प्रकार रहता है। लेकिन यहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें मुझे पता है, तो ये रहने देते हैं। लेकिन आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि शब्दों के मेल को वाक्य नहीं कहते, बल्कि सही शब्दों के सही प्रयोग से जो मेल होता है, जिससे कोई अर्थ निकलता है, उसको वाक्य कहते हैं। तो अब मान लीजिए एक छोटा सा, ये तो गलत ही हो गया, एक छोटा सा वाक्य और लिख लेते हैं, वो ये रहा, तुम गीत गाते हो। तुम गीत गाते हो। अब इसको हम इंग्लिश में बनाएं तो क्या इंग्लिश में इसी प्रकार नहीं बनेगा? जैसे तुम यानी यू, गीत यानी सॉन्ग,
गाते हो यानी सिंग। क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। लेकिन इंग्लिश में इसका अगर हम वही अर्थ करेंगे तो ये गलत है। अब कई लोग कहेंगे ये कैसे? हाँ जी, ये गलत है, क्योंकि जो सीक्वेंस हिंदी में लग रहा है ज़रूरी नहीं होता वो किसी अन्य भाषा में भी लगे, क्योंकि इंग्लिश का नियम है कि उसमें पहले कर्ता आता है फिर कर्म आता है। सॉरी, पहले कर्ता आता है फिर क्रिया आती है फिर कर्म आता है, लेकिन यहाँ पर हमने कर्म लिख दिया है हिंदी की तरह, वो गलत हो गया। पहले कर्ता फिर आना था क्रिया फिर आना था कर्म, कुछ इस प्रकार से, क्योंकि इसका सीक्वेंस अलग होता है। अब इसके लिए एक इंग्लिश का सूत्र हमने आपको बता देंगे, हम आपको सूत्र कि इसका सूत्र ये रहता है, देख लीजिए। सबसे पहले कर्ता आता है फिर क्रिया आती है फिर कर्म आता है फिर स्थान वाली चीज़ें आती हैं और फिर समय आता है। पूरी इंग्लिश का यही सूत्र है, यही रीढ़ की हड्डी मान लीजिए आप, सब कुछ यही है, बस इससे अलग नहीं होना है। ठीक है, हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, इसी के आधार पर सिखाएंगे। ठीक है, तो आप इसको तो गांठ बांधकर याद कर ही लीजिएगा। पहले कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म फिर स्थान फिर समय। और ये इंग्लिश का वो है स्ट्रक्चर, इंग्लिश का सूत्र है, हिंदी का नहीं है। हिंदी में अलग हो सकता है इससे। ठीक है, अब देखिए बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं हम कि कर्ता क्या होता है। तो मित्रों जान लेते हैं कर्ता क्या होता है। परिभाषा देख लीजिए आप उसकी। जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है, जो काम करता है उसे ही कर्ता कहते हैं। अब काम को कार्य कहते हैं, यानी कि जो कार्य कर रहा है वो करता है, और कार्य को क्रिया कहते हैं। तो अब देखिए उदाहरण, जैसे राम खाना खाता है, तो यहाँ पर जो राम है वही तो खा रहा है खाना। ठीक है, तो वो कर्ता हो गया। ठीक है, यहाँ लिखा भी है, देख लीजिए, यहाँ राम काम कर रहा है इसलिए राम करता है। अब कर्म देख लेते हैं, यानी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिस पर काम किया जाता हो या जिस पर काम किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, राम खाना खाता है। अब देखिए राम जो है वो करता है, ये तो हमने देख ही लिया, लेकिन खाता है ये तो क्रिया वाली बात हो गई। खाना उसे समय लगता है ना खाने में, लेकिन ये खाना क्या है? ये भोजन है। ठीक है, और ये भोजन के लिए ही तो वो काम कर रहा है, यानी कि भोजन ही तो उसका लक्ष्य है। तो जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो कर्म है वो भोजन है। यहाँ खाना पर काम हो रहा है इसलिए खाना कर्म है। अब देखिए हम क्रिया देखते हैं, क्रिया क्या होती है? जो काम या कार्य को बताए उसे क्रिया कहते हैं, यानी कि कार्य ही क्रिया होती है, एक मान के आप ये चलिए। ठीक है, उदाहरण जैसे राम दौड़ता है, पिछले सेंटेंस पे आपने देखा कि राम खाना खाता है, तो उसमें जो खाता है, जो खा रहा है, यानी कि जो खाने की जो प्रक्रिया है उसे ही तो क्रिया कहते हैं। अब देखिए राम दौड़ता है, तो दौड़ना ही तो क्रिया हो गया इसमें। ठीक है, अब हम अगला विशेषण देखते हैं, यानी एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अब संज्ञा क्या होती है हमने वीडियो में पहले भी बता दिया है, सर्वनाम क्या होता है वो भी बता दिया है। यानी कि संज्ञा किसी का नाम, और किसी के नाम की जगह पर अगर हम कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करें उसका नाम ना होकर, तो वो सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह है, यह है, इस प्रकार ये सारे सर्वनाम होते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, ठीक है, विशेषता बताए है उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण, यह एक सुंदर फूल है,
तो सुंदर क्या है? विशेषण है ना, किसकी विशेषता बता रहा है? फूल की, फूल की विशेषता बता रहा है। तो सुंदर यानी ब्यूटीफुल क्या है? फूल है। तो यहाँ पर लिखा है, देखो सुंदर फूल की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण है। अब हम और देखते हैं क्रिया विशेषण क्या होता है। तो देखिए परिभाषा इसकी, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, यानी कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा था, और ये क्रिया की विशेषता बताता है, कभी कभी विशेषण की भी विशेषता बताता है, इसीलिए इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। वह तेज दौड़ता है। अब देखिए, अब ये तेज कौन है? ये लड़का के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं हो रहा है कि लड़का तेज है, ये जो कह रहा है उसकी दौड़ तेज है, यानी कि दौड़ता तेज है वो। ठीक है, तो दौड़ना क्या है? क्रिया, दौड़ने की विशेषता बता रहा है, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण। तो मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही